नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में, जो कि हिर्ट्जमैन महोदय के द्वारा प्रदान की गई थी। हिर्ट्जमैन एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा अल्पविकसित देश, विकासशील देशों के लिए जो किस प्रकार की विधियों को अपनाया जाए, कौन सी तकनीक को अपनाया जाए, जिससे वह अपने देश की आर्थिक समृद्धि कर सकें, तो उसके लिए इनके द्वारा अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी की प्रदान की गई थी। क्योंकि इनके द्वारा ऐसा माना गया था कि जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, जो अल्पविकसित देश होते हैं, उनके पास में जो मूलभूत सुविधा है, जो उनके पास संसाधन है, उन संसाधनों की कमी होती है। उनके पास में बेसिक जो बुनियादी आधार है, जो उनके पास संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उनकी लिमिटेशन होती है। इसलिए इन्होंने कहा था कि लिमिटेड संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार से उस देश का विकास किया जाए। तो जैसा कि यदि कोई अल्पविकसित देश होगा, तो अल्पविकसित देशों में वहाँ की जनसंख्या प्रमुख रूप से जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जिनमें खनन, पशुपालन, एग्रीकल्चर इत्यादि क्षेत्रों में लगी हुई होती है। तो वहाँ के जो आर्थिक लेवल होता है, जो इनकम का लेवल होता है, वो बहुत ही कम होता है। और वहाँ की जो सरकारें होती हैं, सरकारों के पास में भी इतनी सेविंग नहीं होती, सरकार के पास में भी इतनी सुविधाएं नहीं होती, सरकार के पास में संसाधन नहीं होती, सरकार के पास में संसाधन है, अभाव होता है। उनके पास में कैपिटल नहीं होती, उनके पास में पूंजी का अभाव होता है। इसलिए वह जो गरीब देश होते हैं, वह उनके पास संसाधनों की सीमितता होती है, और उस सीमितता के माध्यम से वो अपने देश का कैसे विकास कर पाए। वह ऐसा नहीं कर सकते कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कर पाए। यानी तीन क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, तो तीनों क्षेत्र पर वह खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में इतने संसाधन नहीं है। और यदि संसाधन होते तो वह गरीब देश क्यों होता। ठीक। तो जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, यदि हम, भारत भी एक विकासशील देश है, भारत भी एक प्रकार से गरीब देश है। तो यहाँ पर जो प्रमुख रूप से जनसंख्या लगी हुई है, प्रमुख रूप से 60% जनसंख्या भारत की करीब करीब आर्थिक क्षेत्र में, यानी प्रमुख रूप से प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, मछली पालन है, और भी प्रमुख प्रकार से जो खनन है इत्यादि प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर है, परंतु वह बहुत ही कमजोर, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर हमारे यहाँ इतनी कंपनियां नहीं है, इतनी फैक्ट्रियां नहीं है, जिससे जो लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक। इसलिए हमें बहुत सी वस्तुओं को आयात करना पड़ता है, इसलिए हमारा जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वह बहुत ही कमजोर है। इसके अलावा सेवा क्षेत्र हमारे यहाँ एक अच्छी अवस्था में, एक अच्छी मतलब कह सकते हैं कि एक सामान्य परिस्थिति में है। परंतु जो हमारी सरकार है, सरकार के पास में संसाधनों का अभाव है। सरकार हमारी एक जिसके पास में रिसोर्सेज का अभाव है, इसलिए उसके पास सीमित रिसोर्स है। तो सीमित रिसोर्स के माध्यम से किस प्रकार से उस भारत की तरक्की की जाए, तो इसलिए जो हिर्समैन महोदय हैं, तो हिर्समैन महोदय ने अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी प्रदान की। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब है कि आप इन तीनों क्षेत्रों पर विकास मत कीजिए, आप तीनों क्षेत्रों पर पैसा मत खर्च कीजिए, बल्कि जो इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्र है, जो कमजोर क्षेत्र है, जो प्रमुख रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सरकार क्या करे, अपने हाथ में ले, सरकार उस क्षेत्र में निवेश करने का प्रयास करे, सरकार उस क्षेत्र की जो आर्थिक क्रिया है उनको बढ़ाने का अपने पैसों के माध्यम से इन्वेस्ट करने का प्रयास करे। ठीक। तो इनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रमुख रूप से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, तो पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास सरकार अपने हाथ में ले रही है। यानी सरकार की इस जो हेड्समैन महोदय की जो बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, उसमें सरकार का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो गरीब देश होते हैं, वहां पर सरकार ही एक ऐसी संस्था है, सरकार ही एक ऐसी बॉडी है जो उस देश का विकास कर सकती है, उस देश के विकास में अपना प्रमुख योगदान दे सकती है। क्योंकि निजी क्षेत्र होते हैं, निजी जो व्यक्ति होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वह अपने आर्थिक लाभ के लिए काम करते हैं। और जिस देश में, जिस क्षेत्र में उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिस इकोनॉमी के क्षेत्र में, वह उसी क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे। यदि हम इसके उदाहरण कर लें, जैसे शिक्षा व्यवस्था है, तो हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल अभी खुलने लगे हैं, प्राइवेट स्कूल बहुत विशाल मात्रा में हमारे हमारे देश में विद्यमान है। परंतु प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग केवल शहरों में स्थापित है। गांव में तो प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट स्कूल स्थापित नहीं है, क्योंकि प्राइवेट के जो स्कूल कोचिंग वाले हैं, तो उनको मालूम है, उनको यह जानकारी है कि यदि वह गांव में यदि स्कूल खोलेंगे, तो उनके पास में इनके उनके उनको इतना लाभ प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए सरकार को यहाँ पर आवश्यकता है कि जो अनबैलेंस क्रिएट हुआ है, उस जो मतलब जो अभी मतलब कि सरकार क्या करे, जो शहर में तो उन्होंने खोल ली प्राइवेट लोगों ने फैक्ट्रियां, अब सॉरी कोचिंग है, अब क्या करे, वह सरकार है, सरकार गांव में सुविधाओं के लिए, गांव में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सरकार कार्य करे। तो इस प्रकार से निजी लोग होते हैं, वह अपने आर्थिक लाभ के लिए क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं। इसलिए सरकार को आगे बढ़ना होगा, और सरकार को आगे बढ़ना होगा ताकि वह देश तरक्की कर पाए, ताकि वह देश आर्थिक रूप से समृद्धि को हासिल कर सके,
क्योंकि वह गरीब देश है, वह अल्पविकसित देश है, वह विकासशील देश है, वह और अभी आर्थिक क्रियाओं की ओर धीरे-धीरे अपने जो प्राइमेट स्टेज है और जो जो गरीबी के स्तर है उससे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने 2 विधियों की ओर चर्चा की थी कि दो विधियों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से वह देश क्या कर सकता है, विभिन्न 2 विधियों को अपनाकर अ अ, विकास कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली थी एसओसी और दूसरी थी डीपीए। एसओसी मतलब सोशल ओवरहेड कॉस्ट, सोशल ओवरहेड कॉस्ट, और दूसरी थी डीपीए यानी डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो यदि हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि सरकार क्या कर सकती है, या तो एसओसी पे खर्च कर दे या फिर डीपीए पे खर्च कर दे। यानी एसओसी यानी सोशल ओवरहेड कॉस्ट और डीपीए डीपीए। तो वाई अक्ष पर यदि हम डीपीए लेते हैं, डीपीए, ठीक, तो डीपीए का मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यानी सरकार क्या करे, जो उस देश है, देश में प्रमुख रूप से कंपनियां खोल दे, सरकार कंपनियां चलाने लगे, सरकार जितने भी आर्थिक कंपनियां हैं, सरकार जितनी भी मतलब फैक्ट्रियां हैं, सभी फैक्ट्रियों को सरकार संचालित करे, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप पूरे हैं सभी में सरकार निवेश कर दे, क्योंकि निजी व्यक्ति तो आने वाले नहीं है, निजी व्यक्ति तो उस देश में निवेश करेंगे नहीं, क्योंकि वह देश गरीब है, वहां पर सुविधाओं का अभाव है, इसलिए सरकार स्वयं उसका बीड़ा उठा ले, सरकार उसको स्वयं अपने हाथ में ले ले उन आर्थिक क्रियाओं को, और स्वयं अपने जितने भी उसके पास संसाधन है उन सभी संसाधनों को इन डीपीए एक्टिविटी, डायरेक्ट रूप से जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, डायरेक्ट रूप से जो आर्थिक क्रिया है, उन क्रियाओं पर सरकार स्वयं खर्चा कर दे, स्वयं फैक्ट्रियां खोले, स्वयं प्रमुख रूप से जो आर्थिक क्रिया है वह अपने हाथ में ले ली। ठीक, यह तो एक तरीका हो सकता है। ठीक, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि एसओसी यानी सोशल ओवरहेड कॉस्ट। यानी सोशल ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है कि सरकार क्या करे, डायरेक्ट रूप से आर्थिक क्रिया में भागीदारी ना बने, बल्कि सोशल ओवरहेड कॉस्ट पर खर्च करे। इसका मतलब है यानी सरकार जो वहां की जो देश है, जो गरीब देश है, उस देश की जो वहां के जो लोग हैं उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे। सरकार शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करे, सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करे, सरकार वहां के जो बंदरगाह है, जो वहां की संचार की सुविधा है, सरकार वहां की परिवहन व्यवस्था है, जो संचार है, जो यातायात है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करी। यानी सरकार वहां के जो आधारभूत संरचना है, जो वहां की प्रमुख रूप से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकास करने का प्रयास करे। तो सरकार के पास 2 ही साधन उपलब्ध हैं कि 2 ही विधियां उपलब्ध हैं, या तो डीपीए पे खर्च कर दे, यानी प्रमुख रूप से आर्थिक क्रियाओं को अपने हाथ में संचालित करने लगे, और दूसरा कार्य है कि एसओसी पर अपना संपूर्ण खर्च कर दे। तो इसके माध्यम से उन्होंने इन्होंने 3 आइसोकरेंट कर्व यदि हम यहाँ पर लेते हैं, तो 3 आइसोकरेंट कर्व लेते हैं, और यहाँ पर आइसोकरेंट कर्व क्या होते हैं कि इन पर यदि आप यहाँ इस बिंदु पर है, यानी आप आइसोकरेंट में इस बिंदु में है, इस बिंदु पर है, या इस बिंदु पर, सभी में और डी जो क्या होगा, समानता होगी। यानी आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर इस बिंदु पर लेते हैं तो डीपी यहाँ पर अधिक है और एसओसी अधिक यहाँ पर कम है। ठीक, यहाँ पर एसओसी कम है और डीपीए अधिक है, तो इससे क्या होगा, परंतु जो पैसे खर्च हुए हैं वो समान है, तो इसलिए यहाँ पर इस जो आइसोकरेंट कर्व है वह जिसमें सभी बिंदु क्या होते हैं, समानता पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर यदि सरकार क्या करे, एक यहाँ यदि सीधी लाइन खींच दें, वर्टिकल लाइन खींच दें, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे डीपीए और एसओसी यानी अभी तक क्या हो रहा है, जो सरकार है मतलब दोनों क्रियाओं पर समान रूप से खर्च कर रही है। सरकार डीबीए पर भी खर्च कर रही है और एसओसी पर भी खर्च कर रही है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्पविकसित देश होते हैं, गरीब देश हैं, उनके पास संसाधन सीमित हैं, उनके पास जो सुविधाएं हैं उनकी सीमितता है, उनके पास रिसोर्स की लिमिटेशन है, उनके पास में इतने संसाधन नहीं है, उनके पास में इतनी आय नहीं है, उनके पास में इतनी बचत नहीं है कि वो संपूर्ण रूप से सभी सुविधाओं पर खर्च कर दें। यदि उनके पास इतनी आय होती तो वह गरीब देश ना होते बल्कि अमीर देश होते। तो सरकार उनके तो जो हेड्समैन है वह कहते हैं कि उनके पास 2 तरीके हैं, 2 उनके पास टेक्निक्स हैं, 2 विधियां हैं। जो पहली विधि है यदि वह क्या करे, सरकार डीपीए पर खर्च करने का प्रयास करे। जो सरकार है वह डीपीए पे खर्च करे, यानी सरकार आर्थिक क्रियाओं पर अधिक खर्च करे, सरकार फैक्ट्रियां खोल दे, सरकार कंपनियां खोल दे, सरकार क्या करे, विभिन्न रूप से जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, जितनी फैक्ट्री चल रही है देश में, सभी को सरकार अपने हाथ में ले ले और सभी में सरकार इन्वेस्ट करनी। तो इससे क्या होगा, सरकार यहाँ पर आप देख सकते हैं डीपीए पर अधिक खर्च हो रहा है और एसओसी पर कम खर्च हो रहा है। ठीक, तो सरकार यहाँ से इससे क्या होगा, जो इस प्रकार से धीरे धीरे डीपीए पर जब खर्च होगा तो इससे क्या होगा, एसओसी का अपने आप विस्तार होगा। यानी
यदि आप आर्थिक क्रियाओं पर खर्च करेंगे तो इससे सामाजिक क्रियाओं पर अपने आप विस्तार होगा। यानी जो लोग हैं उनके जो सुविधाएं हैं, उनके पास शिक्षा भी अच्छी होगी, उनके पास में जो सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधा अच्छी होगी, तो यदि डीपीए के माध्यम से करने से। परंतु वास्तविक रूप में सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार यदि आर्थिक क्रियाओं पर प्रमुख रूप से खर्च करेगी, प्रमुख रूप से, तो सरकार के पास संसाधनों की सीमितता है, इसलिए तो वह सरकार सफल नहीं हो पाएगी। परंतु यदि वह एसओसी के माध्यम से विस्तार करने का प्रयास करेगी, तो यदि एसओसी अधिक रखेगी, यानी एसओसी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीपीए एसओसी अधिक है और डीपीए कम है, ठीक। तो सरकार क्या करे, यदि एसओसी पर अधिक खर्च करे, सरकार जो सुविधाएं है, जो वहाँ के लोगों की सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दे, सरकार जन कल्याण पर ध्यान दे, सरकार जो वहाँ के लोगों, आम लोगों की जो सुविधाएं, गरीब लोगों की सुविधाएं हैं उन पर ध्यान दे, शिक्षा स्वास्थ्य रिसर्च पर ध्यान दे सरकार। सरकार विभिन्न रूप से जो कौशल विकास करने की योजना चलाए, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके उनके कौशल में विस्तार हो, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मानव पूंजी है वो है मानव पूंजी बढ़े। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो एसओसी पर विस्तार होगा, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे यह इस बिंदु पर यहाँ पर आने का प्रयास करेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो एसओसी का जब विस्तार हो जाएगा, तो एसओसी की विस्तार होने से जो डीपीए, तो डीपीए का अपने यहाँ विस्तार हो जाएगा, ऐसा जो हेड्समैन है उनका मानना है। यानी आप एसओसी का विस्तार कर दीजिए, डीपीए का विस्तार अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा, यदि वहां पर जो सुविधा है, जो बेसिक सुविधा है, जो आधारभूत सुविधा है वह अच्छी हो जाएंगी, यदि वहां पर जो बंदरगाह की सुविधा अच्छी होगी, वहां पर यातायात की सुविधाएं अच्छी होंगी, यहाँ पर परिवहन संचार सभी सुविधाएं अच्छी होगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, जल की व्यवस्था अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा, फॉरेन लोग रहेंगे, तो फॉरेन लोग देश में आएंगे। उससे जो निजी इन्वेस्टर हैं वो है अभी तक भारत में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार विद्यमान था। वहां वहां जब वो आते थे किसी प्रकार की कंपनी खोलने के लिए, तो उन्हें बहुत ही टैक्स देना पड़ता था, देख उनको बहुत ही अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, और इसके अलावा यहाँ डिमांड भी कम थी। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं थी वह भी कम, संचार नहीं था, जो कच्चा माल लाने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। तो इससे क्या होते थे, जो विदेशी लोग होते थे वह भारत में आने से कतराते थे, भारत में आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं का अभाव था। परंतु हिर्चमैन कहते हैं यदि उन देशों में, अल्पविकसित देशों में क्या हो जाए, एसओसी का विस्तार हो जाए, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी पूंजी है, विदेशी धन है, वह भारत में आएगा, इसलिए डीपीए का विस्तार अपने आप हो जाएगा। तो आप मान के चलिए एसओसी का विस्तार कर दीजिए, तो स्प्रेड इफेक्ट इससे फैलेगा, यानी एक क्षेत्र का इससे विस्तार कर देने से क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि हम अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस, तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब ही है कि अनबैलेंस क्रिएट करिए आप। तो यहां पर यदि सामाजिक क्षेत्र का विस्तार होगा, तो जो विदेशी जो जो बाहरी पूंजी है वह भारत में आ जाएगी, भारत में जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वह भारत में आने का प्रयास करेंगे, भारत में कंपनियां खुलेंगी, भारत के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा, या फिर किसी अल्पविकसित देश के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दो इफेक्ट की बात हो रही है, एक है स्प्रेड इफेक्ट यानी एक क्षेत्र में जो इन्वेस्ट करने से सभी क्षेत्रों का धीरे धीरे करके विस्तार हो रहा है, सभी क्षेत्रों का विकास हो रहा है। और दूसरा है इस जो संकुचन इफेक्ट यानी कॉन्ट्रेस्ट इफेक्ट, ठीक। तो दूसरे क्षेत्र के माध्यम से भी विस्तार हो रहा है, परंतु वह उतनी गति से नहीं हो पा रहा है। यानी यदि डायरेक्ट रूप से यदि आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर खर्च कीजिएगा, तो इससे एसओसी का विस्तार बहुत ही कम होगा, परंतु एसओसी के विस्तार करने से स्प्रेड इफेक्ट फैलेगा, और जो अर्थव्यवस्था है उसके एक क्षेत्र में विस्तार होने से संपूर्ण क्षेत्र में धीरे धीरे करके विस्तार हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जो हिर्चमैन है उनका मानना है कि आप जो डायरेक्ट रूप से जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो डायरेक्ट रूप से आर्थिक क्रिया उन पर खर्च ना कीजिए, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो इनडायरेक्ट गतिविधियां हैं, एसओसी है यानी सोशल ओवरहेड कॉस्ट है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर ध्यान दीजिए, मानव पूंजी बनाने पर ध्यान दीजिए, लोगों को जन कल्याण पर ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार को कम करने पर ध्यान दीजिए। यहाँ की जो लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र है, जिस जनतंत्र है, उसके विकास पर ध्यान दीजिए। तो इससे संपूर्ण क्षेत्र में एक अनबैलेंस तरीके से विकास हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पविकसित देशों में, गरीब देशों में चूंकि सुविधाओं का अभाव होता है, संसाधनों की सीमितता होती है, तो उनके पास में इतने संसाधन नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों का विकास कर सके, सभी क्षेत्रों पर पैसा लगा सके, सभी क्षेत्रों में अपने धन को क्या कर सके, खर्च कर सके। तो एक प्रकार से बैलेंस तरीके से मान के चलिए, बैलेंस तरीके से सभी क्षेत्रों पर धन खर्च करना सरकार के लिए संभव नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से उनके द्वारा अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के माध्यम से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं वह आर्थिक रूप से किस प्रकार तरक्की करें, उनके द्वारा बताया गया। तो इन्होंने दो इफेक्ट की बात की थी, पहला था संकुचन प्रभाव, दूसरा था स्प्रेड इफेक्ट, ठीक।
स्प्रेड यानी विस्तार प्रभाव। तो इससे क्या होगा, दो, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह एक दूसरे से संलग्न होती है। आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। अर्थव्यवस्था अपने आप को क्या करती है, मैनेज करने का प्रयास करती है। ठीक, अर्थव्यवस्था के पास में इतनी शक्ति है वो अपने आप को मैनेज कर ले। यहाँ पर एक दूसरे की क्रियाएं एक दूसरे से लिप्त होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो मान के चलिए यदि महाराष्ट्र राज्य में क्या हो जाए, एक फैक्ट्री खुल जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ना सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का विकास होगा, बल्कि क्या होगा, बिहार राज्य के जो कर्मचारी, जो जो वर्कर हैं, वह भी वहां पर महाराष्ट्र में आएंगे और उन लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अनबैलेंस तरीके से, यानी महाराष्ट्र राज्य में विकास कर दीजिए, एक सेक्टर में विकास कर दीजिए आप, तो इससे इसका विस्तार संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाएगा। धीरे धीरे वह विस्तार संपूर्ण क्षेत्र में हो जाएगा। तो अनबैलेंस ग्रोथ है, यानी आपको सभी क्षेत्रों में फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। और वही जो मेथड है वह भारत में फॉलो हो रही है, क्योंकि सभी क्षेत्र इसलिए इसके लिए माकूफ नहीं है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कंपनियां नहीं लगाई जा सकती हैं। तो इसलिए वहाँ की सरकार की सीमितता है, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की लिमिटेशन है। तो इसलिए एक अनबैलेंस क्रिएट कीजिए। तो अनबैलेंस क्रिएट करने से क्या होगा, जो देश का विकास संपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, अनबैलेंस तरीके से क्या होगा, एक अनबैलेंस जब क्रिएट होगा तो इससे वहां के जो लोग रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को जो जब वहां पर फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो फैक्ट्री खुलने से क्या होगा, उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर क्या रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। वहां के जो लोग हैं, जो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, उन गरीबी के दुष्चक्र से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक फॉरवर्ड इफेक्ट की इन्होंने बात की थी, आगे बढ़े इफेक्ट की बात की थी। जैसे मान के चलिए इन्होंने यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करें, तो एक जूते बनाने वाली कंपनी है और एक बंद बनाने वाली कंपनी, जूते के लेस या बंद बनाने वाली कंपनी है। तो यदि जूते के लेस बनाने वाली कंपनी पर यदि अच्छे तरीके से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी क्या हो जाए, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसकी जो जो उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी उसकी लागत कम हो जाए, क्योंकि उस कंपनी में अच्छी तरीके से कार्य हो रहा है, वहाँ के जो मजदूर में अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लेस की क्या होगी, कीमत कम होगी। तो जो जूता बनाने वाली कंपनी है, इस लेस की अधिक डिमांड करेगी। उससे क्या होगा, जूते की जो लागत होगी वह कम हो जाएगी। अब जूते की लागत कम हो जाएगी, तो जो वहां के जो आम लोग थे, अभी तक अभी तक जिन सुविधाओं पर उनकी पकड़ नहीं थी, वह अब उन तक भी पकड़ हो जाएगी। जैसे मान के चलिए अ, एक आधारभूत इस उद्योग की हम बात करते हैं, जैसे स्टील उद्योग कहीं पर लगाया गया, तो स्टील उद्योग में जो प्रोडक्ट तैयार होगा, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो मोटर कार बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, यदि जो स्टील उद्योग के माध्यम से जिन कलपुर्जों का निर्माण हो रहा है, जिन छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हो रहा है, जिनका प्रयोग इस जो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में उसमें होना है, तो यदि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, इसके पास में यदि अच्छी तरीके से इसकी लागत कम होगी, तो इस जब गाड़ी बनेगी, जब मोटरसाइकिल बनेगी, तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ गरीब देश के लोग रहेंगे, जिनकी इनकम कम थी, अब वह उस वस्तु को खरीद सकेंगे, क्योंकि इसकी गाड़ी की जो कीमत है अब वह कम हो चुकी है, उसका प्राइस कम हो चुका है। इसलिए जिन लोगों तक अब उस गाड़ी की पहुंच अभी तक नहीं थी, उनकी पहुंच अब उस तक बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक प्रकार से डिमांड बढ़ जाएगी, एक प्रकार से मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने से क्या हुआ, जब सभी तरफ से मांग बढ़ेगी, तो जो बाजार है, बाजार का विस्तार हो जाएगा। और बाजार का विस्तार होगा, तो इसलिए क्या होगा, बाजार जब भारत में देखे, जब बाहरी लोग कि भारत में बाजार का विस्तार हो चुका है, यहाँ पर जो आधारभूत सुविधा है वह सरकार ने पहले से अच्छी कर दी है, एसओसी के माध्यम से, सोशल ओवरहेड कॉस्ट के माध्यम से। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पर जब मांग अच्छी है, जब यहाँ पर जो प्राइस कम है, तो इससे क्या होगा, जो बाहरी इन्वेस्टर, जो बाहरी लोग हैं, वह भारत में आएंगे, भारत में कंपनियां खोलेंगे, भारत में रोजगार मिलेगा, भारत के लोगों की इनकम बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, गरीबी का जो चक्र है वह दूर होगा। उससे धीरे धीरे जो देश है वह आर्थिक समृद्धि की राह पर, आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से हिचमैन महोदय के द्वारा जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, उसके माध्यम से विकास की जो कल्पना की गई है, जो जो उन्होंने जो थ्योरी प्रदान की है, उसका अपना महत्व है। वह ये व्यवहारिक थ्योरी प्रतीत होती है, क्योंकि इन्होंने जो सरकार है, सरकार पर तो दायित्व दिया है, सरकार के कर्तव्यों की बात की है कि सरकार पर जिम्मेदारी है, परंतु सरकार की जो सीमितता है, सरकार के पास संसाधनों की सीमितता है, जो अल्पविकसित देशों के में जो जो कमियां होती हैं, जो उनके पास में बचतों का अभाव होता है, उनके पास में संसाधनों का अभाव होता है, उनके पास रिसोर्स की कमी होती है, उनको भी वास्तविक रूप से ध्यान रखा है। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो थ्योरी है वह हमें एक प्रकार से व्यवहारिक या वास्तविक प्रतीत होती है। ठीक, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।